क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, आई हैव गॉट अ क्लाइंट मशीन, आई हैव गॉट अ सर्वर मशीन। ओके, सो क्लाइंट जो होगा वो रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन कोई भी अगर आप एप्लीकेशन लो, ओके, सो वो एक एप्लीकेशन, एनी एप्लीकेशन दैट यू कैन थिंक ऑफ, वेदर इट कैन बी एक एप्लीकेशन जो आपने बनाया विच इज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट या डेटाबेस का, अगर कोई एक एप्लीकेशन जैसे कि कॉलेज का जो आपका एमआईएस है, ओके, सो वॉट एवर एप्लीकेशन दैट यू हैव, उस एप्लीकेशन के अंदर दो पार्ट होगा। वन इज कॉल्ड एज अ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ बिजनेस लॉजिक। मतलब बिजनेस लॉजिक का मतलब वो लॉजिक जो कोई भी अगर आपको एक्शन करना है उसके पीछे का जो कोडिंग होगा, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक। ओके, ये दो चीज हमेशा कोई भी एप्लीकेशन के पास होती है। सो करेंटली इफ आई हैव गॉट एन एप्लीकेशन लाइक, मेरे पास एक स्पॉटिफाई है। ओके, स्पॉटिफाई को आप दो तरीके से आप दिखा सकते हो। या तो आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको वेब पे जा करके उस चीज को आप डाउनलोड कर लो। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज को अगर उससे इंटरेक्ट करना चाहूँ, वेदर आई वांट टू गो टू होम, ब्राउज, रेडियो, या जो भी चीज अगर मैं उस पर करना चाहूँ, या आई वांट टू प्ले अ सॉन्ग, ओके, सो इसके पीछे का जो लॉजिक होगा, सो दैट लॉजिक वुड बी रिटन डाउन इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ओके, दूसरा तरीका क्या है, मुझे अगर स्पॉटिफाई ओपन करना, आई विल जस्ट ओपन द ब्राउजर। ब्राउजर ओपन करूंगा, ब्राउजर में आई विल जस्ट गो इनटू गूगल एंड आई विल जस्ट सर्च फॉर स्पॉटिफाई। ओके, सो तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मुझे स्पॉटिफाई यहाँ पे मिल जाता है और मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ओके, बट इस स्पॉटिफाई में ये वेब को ओपन करने का और ऐप के थ्रू ओपन करने में व्हाट इज द डिफरेंस? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग फ्रॉम अ वेब ब्राउजर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओपनिंग थ्रू एन एप्लीकेशन? इज देयर अ डिफरेंस? एप्लीकेशन थ्रू इजीली एक्सेसिबल है। ओके, या इजीली एक्सेसिबल है। दूसरा, और बेसिकली जब आप इसके थ्रू अगर आप करते हो, आपको क्या लगता है कि इसका जो वर्किंग है ऑफ स्पॉटिफाई फ्रॉम अ वेबसाइट, इसका जो लॉजिक है, क्या वो लॉजिक आपके पीसी में है या वो वेब सर्वर पे है? द लॉजिक ऑफ क्लिकिंग ऑन द माउस या उसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है, वो सब आपको फास्ट कहाँ पे मिलेगा? विल इट बी इन द एप्लीकेशन और विल इट बी इन द ब्राउजर? एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन में। सो एप्लीकेशन जब आपके पास इंस्टॉल होता है ना, तो उस एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्सिवनेस रहता है वो ज्यादा फास्ट रहता है, बिकॉज जो पूरा लॉजिक है आपका, वो पूरा का पूरा आपके खुद क्लाइंट के पास है। ओके, वरना आपको क्या करना पड़ता है, आपको सर्वर के पास जाना पड़ता है, सर्वर के पास लॉजिक होता है और वो लॉजिक के बेसिस पे डेटाबेस में जाना पड़ता है, और डेटाबेस से वो डेटा उठा करके आप वापस वेब सर्वर पे आओगे, वेब सर्वर से उठा करके फिर आप फाइनली आप एक क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे। ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। सो टू टायर आर्किटेक्चर और थ्री टायर आर्किटेक्चर में फर्क क्या है कि अगर मान लो, आई विल जस्ट टेक आउट द पेन अगेन। सो अगर मान लो कि अगर मेरा टू टायर आर्किटेक्चर है, तो जो क्लाइंट मशीन है उस क्लाइंट मशीन पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन होगा इन टू टायर आर्किटेक्चर। सो उसके पास यूजर इंटरफेस भी होगा और प्लस उसके पास बिजनेस लॉजिक भी होगा। ओके, सो व्हाट इज बिजनेस लॉजिक? कि उसके पीछे जो भी कोडिंग लगेगा उस पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए, वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपके यूजर इंटरफेस के पास हो, सॉरी, क्लाइंट के पास होगा। फाइन। वेयर इज इन द थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? आई हैव गॉट अ क्लाइंट, क्लाइंट के पास सिर्फ और सिर्फ यूजर इंटरफेस होगा। ओके, सो आई बी यूजिंग एनी वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पे मैंने जो स्पॉटिफाई डाला, अभी एक जो क्रोम पे मैंने किया था। ओके, सो क्रोम का जो वेब पेज है, वो वेब पेज का जो लॉजिक है, दैट इज स्टोर्ड इनटू अ वेब ब्राउजर। ओके, इट वुड बी स्टोर्ड इन अ वेब ब्राउजर, एंड फाइनली जो उसका डेटा है, दैट वुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इनटू अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस सर्वर बोल लो। ओके, सो ये तीन टायर का आर्किटेक्चर बन जाएगा। सो आई गॉट अ डेटाबेस सर्वर ओवर हियर, और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर डेटाबेस होगा। आई हैव गॉट अ वेब सर्वर। ओके, सो वेब सर्वर के अंदर क्या होगा? वेब पेजेस होंगे। सो आई हैव गॉट एप्लीकेशन ओवर हियर। ओके, सो यूजर इंटरफेस से मैं एक्सेस करना चाहूँगा www.spotify.com। उसके बाद वो ओपन हो जाएगा यूजर इंटरफेस पे, मुझे लॉगिन और पासवर्ड पूछेगा, मैं लॉगिन और पासवर्ड डालूंगा। तो ये लॉजिक जो उसका वैलिडेशन वाला पार्ट है, यानी वो वैलिड यूजर है कि इनवैलिड यूजर है, वो करने के लिए इट वुड टेक हेल्प फ्रॉम द डेटाबेस। इफ दैट यूजर आईडी एंड पासवर्ड will exist in the database, it would give a response back to you, the user interface. Okay,
Now user interface can control, can play the next song, can open its uh, any playlist that it has. Okay, so playlist में जाएगा, open करेगा, play करेगा, so जो गाना होगा that would be played from the database. I hope the architecture is clear to you. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now we'll try to move to the next part. The next part is called as schemas. Okay. So next part हम पढ़ने जाएंगे. उस जो part हम पढ़ने जाएंगे that is called as schemas and instances. Sorry, schemas and instances. Okay. So please write down in your book schema and instances. So this is it is not a special topic as in it would be asked for exam point of view, but these are like basics. Okay, so you should know what is schema, or you should know what is an instance of a database. Okay, so DBMS का schema क्या होता है या DBMS का instance क्या होता है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे. So whenever you are trying to make a database, okay, so database क्या होता है? Database is nothing but it is a place where data is stored in the form of tabular format. Okay, so अगर मेरे पास MySQL के अंदर मेरे पास एक database होगा, let's assume, जिसके अंदर मैं कोई एक शॉपिंग मॉल का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ. ओके, सो एक शॉपिंग मॉल के अंदर इसके अंदर नंबर ऑफ टेबल्स होंगे. सो आई हैव गॉट अ टेबल ऑफ कस्टमर, बराबर, आई हैव गॉट अ टेबल ऑफ कस्टमर, आई हैव गॉट अ टेबल ऑफ उसके एम्प्लॉयज के होंगे. ओके, एम्प्लॉय के सारे डिटेल होंगे इसके अंदर. उसके बाद प्रोडक्ट का डिटेल होगा कि मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट है उस मॉल के अंदर. ओके, सो ये सारा इंफॉर्मेशन जो होगा आपका दैट वुड बी स्टोर्ड इनटू अ डेटाबेस कॉल्ड एज मॉल करके डेटाबेस उसके अंदर स्टोर होगा. ओके, सो ये मॉल का जो डेटाबेस मैं बनाऊंगा, उस मॉल का डेटाबेस बनाने से पहले मुझे एक उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा. आई हैव टू गिव अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कि यानी मैं डायरेक्ट उठ के डेटाबेस नहीं बना सकता, मुझे एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, राइट. सो वो प्लानिंग करने का जो तरीका होगा दैट तरीका ऑफ डिजाइनिंग और अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड एज schema. Okay, so please write down a definition of schema, all of you. So schema, just write down schema and a semicolon and just define the schema. The description of database, the description of database is called as database schema. The description of database is called as schema. Okay. Second point, the schema is defined or specified. The schema is designed or specified during database design. The schema is specified or defined during database design. And the third point, it does not change frequently. It does not change frequently. It does not change frequently. ओके, सो कोई भी डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन होगा. ओके, सो डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सो हमने डिस्क्रिप्शन क्या दिया? देयर इज अ कस्टमर टेबल, देयर इज अ एम्प्लॉय टेबल, देयर इज अ प्रोडक्ट टेबल. ओके, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा. कस्टमर बेसिकली शॉप्स प्रोडक्ट. ओके, सो मैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप बना देता हूँ जिसका नाम होगा शॉप. ओके, उसके बाद एम्प्लॉय जो है इट प्रोवाइड्स सर्विस टू द कस्टमर. ओके, सो यहाँ पे एक रिलेशन बना देता हूँ जिसका नाम होगा सर्विस. ओके, और वो ऐसा कुछ करके मैं रिलेशनशिप बना देता हूँ. तो ये रिलेशनशिप जो है, ये एक रिलेशनशिप बना है, ये एक स्कीमा बना है विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग डेटाबेस को कैसे बनाना है. ओके, उसके अलावा और इसको अगर मैं एक तरीके से अगर बनाऊं तो कस्टमर के अंदर क्या क्या टेबल होगा. सो कस्टमर टेबल के अंदर क्या क्या डिटेल होगी. सो कस्टमर का नेम होगा, उसके बाद कस्टमर का एड्रेस होगा, कस्टमर का एज होगा. ओके, कस्टमर का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होगा. तो ये सारा रिकॉर्ड होगा आपके स्कीमा में. उसके बाद सिमिलरली एम्प्लॉय का क्या क्या रिकॉर्ड होगा. सो एम्प्लॉय का आईडी होगा, एम्प्लॉय विल हैव अ नेम,
employee will have a contact address, employee will have a contact number, okay, तो उसका age होगा, okay, etc. And then product का detail क्या होगा, product will have a ID, product ID, product will have a manufacturer, product will have a price, okay, product will have a price, etc. Okay, so that is this representation is called as a schema representation. यानी database को बनाने के लिए जो description मुझे देना पड़ेगा, that is called as a schema. Okay, और ये जो schema जो आप बनाते हो, ये schema रोज रोज change नहीं होता है. Okay, once you defined it, now you are ready to make up a database. Okay, और जो database बनेगा वो इसी कुछ basis पे बनेगा. So अगर ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, if you are able to look at this diagram, यहाँ पे आपको कुछ रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, कुछ डायमंड शेप दिख रहा है, उनके बीच में कुछ लाइन दिख रही है. ओके, so ये जो डायग्राम है एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं ER डायग्राम. ओके, we call it as ER diagram. And second module is completely based on this particular how to make this diagram and something like that. Okay, that is related to all ER diagram. और ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, ओके, जहाँ पे हम हर एक एंटिटी के का टेबल्स और उसका कंटेंट क्या है, उसका एट्रीब्यूट्स क्या है, जो हम डिफाइन करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस. ओके, इट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनल डेटाबेस. सो ये दो तरीका है कोई भी डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करने का. ओके, सो आप उसको ईआर डायग्राम के थ्रू डिफाइन करो या रिलेशनल डेटाबेस के थ्रू आप डिफाइन करो. ओके, सो व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज नथिंग बट, एक लाइन में अगर बोला जाए स्कीमा क्या है, इट इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटाबेस. So if you're noting it down, please note down in a one liner. Schema is nothing but it is a logical representation of database. It can be done. The schema can be made with the help of, or the schema can be defined with the help of either ER diagram or relational database. Okay, so these are the two ways of defining a schema. Okay, so once you have defined the schema cannot change. You can change, but it does not change frequently. Okay, अगर लेट्स से मुझे कोई एक नया एंटिटी आ गया, ओके, जैसे कि अचानक से इस पर्टिकुलर शॉप मॉल के अंदर कस्टमर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, फिर एक मैनेजमेंट करके भी एक एंटिटी आ गई. ओके, उसको मतलब पहले एक बंदा चलाता था, फिर बाद में पता चला यार उस बंदे से काम नहीं चल पा रहा है, तो एक मैनेजमेंट करके एंटिटी आ गई. ओके, सो मैनेजमेंट जो वाला बंदा है, उस मैनेजमेंट में डायरेक्टर होगा, देयर वुड बी सम सीईओ या कोई दूसरा प्रोडक्शन मैनेजर एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, सो ये सारा जो काम है, दे वुड एक्चुअली मैनेज आपके प्रोडक्ट को. ओके, सो दे वुड मैनेज योर प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की शॉर्टेज ना हो जाए. तो ये अगर बाद में समझ लो चेंजेस आए आपके मॉल के अंदर, ओके, सो ये आप फ्यूचर में कर पाओगे, लेकिन ये रोज रोज चेंज नहीं होता है. ओके, सो स्कीमा वंस हैज बीन डिसाइडेड, that schema would be the basis of designing a database. I hope I have made my point clear. समझ में आ गया आप सबको? हाँ सर. Okay. The next point is called as instance. Okay, जो आगे आप point देख रहे हो, instance. Instance का मतलब क्या होता है कि जब भी आप डेटाबेस के अंदर डेटा डालते हो, ओके, सो वो हर टाइम डेटा चेंज होता रहेगा, डेटा जो है उसमें बदलता रहेगा, आप मैनिपुलेट करोगे, आप रिट्राइव करोगे या कुछ भी. डेटाबेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका डेटा होता है. ओके, सो एवरी गिवन टाइम दैट डेटा कीप्स ऑन अपडेटिंग, राइट. सो अभी आपने अगर एक टेबल बना दिया, उस टेबल के अंदर मैंने बोला आप सबको कि प्लीज अपना नाम डालो, अपना एड्रेस डालो, अपना कॉन्टैक्ट डालो. तो आपने अपना नाम डालना चालू किया, कॉन्टैक्ट डालना चालू किया, एड्रेस डालना चालू किया, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, लोग डालते रहेंगे. ओके, सो मेरा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैं क्या करूंगा, कभी भी कोई गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा और मैं बोलूंगा यार अभी भी कुछ लोगों ने डेटा नहीं डाला, या बहुत लोगों का इसके अंदर एंट्रीज डाला रह गई है. सो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, एट अ गिवन time point of time, whatever is the content which is present in your database, that would be called as an instance. So instance का मतलब क्या है कि कोई भी point of time पे, कोई भी point of time पे अगर आप database को देखोगे और उसी time पे आप database को freeze कर दोगे, so whatever the value that is being stored in that database, that would be called as an instance of that particular database. So अगर मैंने एक table बनाया, okay, so that table has, let's say, उसके अंदर कुछ टेबल है. ओके, ये टेबल के अंदर स्टूडेंट का टेबल बना रहा, तो स्टूडेंट का एक आईडी होगा. ओके,
उसके बाद स्टूडेंट का नेम होगा, ओके, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, ओके, उसके बाद उनका ईयर होगा और उनका ब्रांच होगा, ओके। सो ऐसा कुछ करके मैंने टेबल दिया। ऐसा मेरा टेबल है, ऐसा जो टेबल है वो मेरा एक डेटाबेस में स्टोर्ड है और मैं इसके अंदर एंट्रीज कर रहा हूँ, ओके, आई एम पुटिंग इन एंट्रीज, या यूजर इसके अंदर एंट्रीज डाल रहा है। सो एक यूजर आया, एक स्टूडेंट आया, उसने अपना आईडी लेट से 3 डाल दिया, उसने अपना नेम ABC डाल दिया, उसने अपना एड्रेस XYZ डाल दिया, उसने अपना ईयर लेट से AC कर दिया और ब्रांच उसने कंप्यूटर कर दिया, ओके। फिर एक और बंदा आया, उसने रोल नंबर 4 डाला, उसने नाम है PQR कर दिया, ओके। उसके बाद LMN कर एड्रेस हो गया उसका, ओके। ईयर जो है वो 3rd ईयर है एंड द ब्रांच इज IT, ओके। सो ऐसा 2 एंट्री आई। इसी टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि क्या है इंस्टेंस इस वक्त डेटाबेस का। तो इंस्टेंस सेज दैट कि आई हैव गॉट 2 एंट्रीज। मैं इधर ही फ्रीज कर दूंगा, आगे कोई एंट्री को नहीं लूंगा, इधर ही फ्रीज कर दूंगा, इसका स्नैपशॉट ले लूंगा और दैट स्नैपशॉट इज नथिंग बट इज द इंस्टेंस। तो अगले बार जब मैं दोबारा इंस्टेंस लूंगा, क्या इंस्टेंस चेंज होगा या सेम रहेगा द नेक्स्ट टाइम? सेम। द नेक्स्ट टाइम मतलब ये मैंने डाल दिया, फिर अगले दिन मैंने वापस स्नैपशॉट लेने की कोशिश किया डेटाबेस का, विल दैट डेटाबेस रिमेन सेम या उसके अंदर एंट्रीज बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी या डिलीट हो जाएंगी, क्या होगा? चेंज होगी, चेंज होगी ना। सो द इंस्टेंस कीप ऑन चेंजिंग बेसिकली, वेयर स्कीमा जो है आपका दैट रिमेन सेम। यानी बेसिकली आईडी यहाँ से उड़ नहीं जाएगा, आईडी का कॉलम पूरा उड़ नहीं जाएगा। हो सकता है कोई नई एंट्री आ जाए, लेट्स से 5 आ गई, ओके, और इसका नाम हो गया LQD, ओके, इसका एड्रेस हो गया EFG, ओके, डिपार्टमेंट ईयर जो है इसका SC हो गया और एक IT का एक नया बच्चे का एक एंट्री आ गई, ओके। हो सकता है कि जो 3rd ईयर का IT का स्टूडेंट था उसने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया तो उसका रिकॉर्ड उड़ गया, बराबर ना। तो अब मैंने जो इंस्टेंस लिया वो इंस्टेंस प्रीवियस इंस्टेंस से अलग होगा, बराबर ना, कि सेम होगा? विल इट बी डिफरेंट और विल इट बी सेम? Different. So what I am trying to say is schema जो है, schema which is the structure, यानी ID, name, address, यानी इसका जो एट्रीब्यूट है ये सेम रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर की जो वैल्यू है that will keep on changing, okay। So जो वैल्यू है that is called as the instance and the overall structure which defines कि what data is to be put into the database, that is called as schema. I hope the point is clear to you. So schema and instance समझ में आ गया आप सबको? Yes, Okay, sir. so we'll try to move to the next topic. किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकता है, कुछ पूछना है किसी को? Fine. So we'll try to move to the next topic. The next topic is called as 3-layer schema architecture. Write down this topic. This topic is one of the most important topic. 3-layer schema architecture of database management system, okay। 3-layer schema architecture of database management system, okay। So इससे पहले जो architecture देखा था database management system का, that was based on application, okay। So अगर standalone application होगा that would be generally 2-tier architecture, अगर web application होगा that would generally be 3-layer architecture। So यहाँ पे जो देख रहे हैं हम architecture that is on basis of the schema, okay। So ये जो स्कीमा का आर्किटेक्चर होगा दैट इज जनरली थ्री लेयर आर्किटेक्चर, ओके। ये 3-लेयर आर्किटेक्चर की वजह से हम एक स्पेशल टॉपिक कर पाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो अगर यही चीज अगर आपको एग्जाम में दूसरे नाम से भी पूछी जा सकती है, उसको बोलते हैं हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इंडिपेंडेंस। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इंडिपेंडेंस द सेकंड टॉपिक, यानी इसी टॉपिक के अंदर इसी का एक्सटेंशन होगा which will be called as data abstraction and independence, okay। ये 3 जो लेयर आप बनाते हो स्कीमा के अंदर, इसकी वजह से आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव कर पाते हो, ओके। सो आई कैन
either ask you the question, explain what is data abstraction and independence, उसको explain करने के लिए भी आप ये 3 layer का schema बनाओगे, या मैं directly आपसे सवाल पूछूंगा please draw the 3 layer schema architecture of database management system, दोनों का आंसर सेम होगा. So is the point clear? So write down both the headings. Okay. So the first heading is 3-layer schema architecture of database management system. Or please put down an or also, which is called as a database abstraction and independence. Okay. So independence की मेरी spelling यहाँ पे थोड़ी गलत रह गई है. Okay. So independence INDEPENDENC. So please change that independence spelling. Okay. So we have got two different headlines, two different titles. Fine. Should we start? Should we start? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. So जो आपका 3 layer आर्किटेक्चर है या 3 स्कीमा का आर्किटेक्चर है, इसको हम बेसिकली we'll try to draw the diagram first, okay, and then we'll explain it. Okay, so सबसे पहले जो लेवल होता है आपका, that level is called as external view. Okay, I've got an external view. Okay, so external view एक हो गया, external view, this is external view number 1, this is external view number 2. ये क्या है मैं आपको आगे समझाता हूँ, just please draw the diagram with me. External view number 2, then I've got external number view 3, external number view 4, external number view 5, and last I can make it as external view number n. External view number n. Okay, so मेरे पास n external views है. Okay, I've got n external views. These external views are connected to the next level called as, these external views are connected to the next level of schema called as conceptual level or conceptual schema. Okay, so the name of this schema is called as conceptual schema. Okay, and this conceptual schema is connected to physical, is connected to physical या internal schema. Okay, so they are connected together, and finally ये जो physical schema होगा, this would be connected to a database. Okay, so this is the architecture diagram. So please, all of you draw in your book. Explanation part I will explain it soon. Okay, so that is the complete architecture view. साइड में ये बनने के बाद यहाँ पे आप लिख लेना, this level is called as view level. ये वाला जो level है, this is called as logical level. The last ये वाला जो physical वाला है, it would be called as physical level. Okay, so this is the complete diagram जो आपको बनाना है, और ये guaranteed 10 मार्क के लिए सवाल है, guaranteed. One of the most important questions from the first module. Draw the 3-layer schema architecture of database management system and explain it. Yeah, what is data abstraction and independence, and please explain it with the help of the diagram. These are the 2 questions that can be asked in your paper. Done with the drawing part, should I explain it?
Yes, sir. ओके फाइन। Yes, sir. सो सबसे पहले जो डेटाबेस है आपका, ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस और ऊपर एक्सटर्नल व्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक यूजर होगा, देयर विल बी अ यूजर 1, देयर विल बी यूजर 2, देयर विल बी यूजर 3। सो बेसिकली डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक प्लेस होता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, वो डेटा किसका होता है, मल्टीपल यूजर का होता है, बराबर है। सो लेट्स अज्यूम, ये पूरे डायग्राम को समझने के लिए लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ योर MIS। ओके, सो आपका जो कॉलेज का जो MIS है, व्हेन यू राइट डाउन mis.ll.lan, कॉलेज में जाके आप mis.ll.lan डालते हो, सो एक बेसिक पेज ओपन होता है आप सबका, जिसके अंदर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। एवरीबडी हैज सीन दैट, राइट? MIS ओपन किया है ना सबने? ओके, सो वेब Yes. ब्राउजर पे आप जाते हो और वेब ब्राउजर पे जाने के बाद आप सिर्फ डालते हैं mis.ll.lan, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पूछता है। सेम चीज हम भी करते हैं, एज अ फैकल्टी वी आल्सो डू द सेम थिंग। ओके, सो यू प्रोवाइड द यूजर आईडी, आप अपना एक यूजर आईडी वहां पे प्रोवाइड करते हो। इवन आई प्रोवाइड आल्सो अ यूजर आईडी, यू प्रोवाइड अ पासवर्ड, आई प्रोवाइड अ पासवर्ड, वी साइन इन टू द सिस्टम। ओके, तो साइन इन करने के बाद आपको एक व्यू मिलता है। ओके, सो दैट व्यू विल बी स्पेशलाइज्ड और specific to your डिटेल्स, राइट? सो अगर आप स्टूडेंट हो या आप स्टूडेंट के अंदर अगर आप आईटी के स्टूडेंट हो तो आपको एक अलग डेटा दिखेगा, यानी आपको खुद का एक अलग डेटा दिखेगा। आप दूसरे स्टूडेंट हो तो आपका कुछ अलग व्यू दिखेगा। मैं फैकल्टी हूँ तो मुझे अलग व्यू मिलेगा। एडमिन वाले डिपार्टमेंट यानी आपका जो फीस का जो जो देखते हैं वो अगर ओपन करेंगे उनको कुछ अलग डेटा मिलेगा। वही MIS के अंदर उनको डेटा अलग मिलेगा, यानी उनका जो स्क्रीन होगा उस पर जो व्यू आएगा वो अलग मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर आप लाइब्रेरी वाला ओपन करेगा तो उसको अलग व्यू मिलेगा। अगर आपके एग्जाम सेल वाले अगर आप ओपन करेंगे तो उनको व्यू अलग मिलेगा, बराबर है। सो एवरी यूजर विल हैव इट्स ओन व्यूज, राइट, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी दैट दे आर सपोज टू डू इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि there is a user 1, there is user 2, there is user 3, user 4, there are n users. Each user will have their own external view, each user will have its own view। okay, so अगर हम क्या करते हैं, अगर ये व्यू अगर सबका सेम कर देते तो क्या होता, कोई बता सकता है? what if we have made a common view for all the users? सबको मैं सिक्योरिटी नहीं रहेगा। Security नहीं बेसिकली अगर रहता। मैंने सारा डेटा अपना डेटाबेस का पूरा डेटा अगर मैंने सबके लिए एक्सेसिबल कर दिया, सबको मिल रहा है वो डेटा, तो सिक्योरिटी किधर रहेगा? कोई भी आएगा तो उसके अंदर चेंज कर देगा, राइट? बराबर ना? कोई भी अगर आप एक यूजर हो, आप क्या करोगे, फैकल्टी के मतलब अकाउंट में जाकर के वहां पे जो अपना मार्क्स है, अगर आपको लेट से 20 में से 12 मिला है, आप 20 से 20 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, राइट? या अगर आपका कोई दुश्मन है क्लास के अंदर, उसके जानबूझ के अटेंडेंस आप उसको एब्सेंट मार्क कर दोगे, बराबर। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज एवरीबडी हैज गॉट द सेम इक्वल राइट, एंड एवरीबडी can manipulate the data, can delete the data, and can do perform whatever operation that can be done on the data, okay, which should not be allowed. So basically कोई भी application, okay, so whatever application that I have, okay, so ये जो application है और जो database है, उन डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में मैं क्या करूंगा, आई वुड पुट सर्टेन रूल्स, पुट सर्टेन लेवल्स इनटू इट, जिससे क्या होगा कि एक यूजर को दूसरे यूजर से जो उसका जो भी रिलेटेड डेटा है वही उसको मिलना चाहिए, ना कि कंप्लीट डेटा मिलना चाहिए। सो दैट इज व्हाट बेसिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, वी आर बेसिकली हाइडिंग द डेटा। ओके, सो हाउ वी आर हाइडिंग द डेटा, by providing the respective view to the different user. So एक यूजर को दूसरा एक व्यू मिलेगा, दूसरे यूजर को दूसरा व्यू मिलेगा, तीसरे यूजर को तीसरा व्यू मिलेगा। So that is how the data abstraction actually works. Fine, समझ में आया ये वाला पार्ट? Is the view clear to you? Yes. Okay. Next जो है that is the conceptual schema. Conceptual schema में क्या होता है बेसिकली, ये बताता है कि क्या डेटा स्टोर है बेसिकली। ओके, यहाँ पे तो पता चल गया कि हाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट हूँ, ओके, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट को व्यू क्या क्या मिलता है, व्हाट डज अ स्टूडेंट गेट्स इन MIS? उसका उसका आईडी मिल जाएगा, बराबर, उसको आईडी विजिबल होता है, उसका नेम विजिबल होता है, बराबर, उसका अटेंडेंस विजिबल होता है,
उसके बाद उसका रिजल्ट विजिबल होता है, बराबर ना? और उसके अलावा और कुछ विजिबल होता है? एनीथिंग एल्स दैट इज विजिबल टू, दैट इज रिलेवेंट, जिसके लिए आप यूज करते हो एमआईएस? इसके अलावा आप कुछ नहीं यूज करते हो ना मेरे ख्याल से? अटेंडेंस एंड रिजल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Yes. ओके, सो यही चीज आपको विजिबल होगी। ओके, उसके अलावा आपको कोई और चीज विजिबल नहीं होगी। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि दूसरे स्टूडेंट को कितना मार्क्स है या आपके फ्रेंड को कितना मार्क्स है। ओके, या आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आपको सिलेबस को के अंदर कुछ चेंज करना है, या सब्जेक्ट आपको यानी टाइम टेबल क्या है दूसरे फैकल्टी का, ये सब चीज आपको विजिबल नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ पे एक फैकल्टी है, देयर इज अ फैकल्टी ओवर हियर, सो व्हाट वुड बी, यानी अगर मैं ओपन करता हूं एमआईएस, सो व्हाट वुड बी विजिबल टू मी? सो मेरा आईडी मुझे विजिबल होगा। Okay, this ID and this ID, this both are different. One is called as a faculty ID, other is called as a student ID. So faculty ID हो जाएगा। Okay, so by the way my faculty ID is 618. Okay, so 618 is my faculty ID which would be visible. Then I've got a name. Okay, so मेरा नाम अहमद उस्मानी, that would be visible to me. उसके अलावा it would give me the my attendance also. मेरा attendance होगा कि मैं कितने दिन कॉलेज में आया, कितने दिन मैंने छुट्टी मारी। Okay, so वो होगा। मेरा सैलरी का इंफॉर्मेशन। ओके, सो व्हाट सैलरी आई हैव रिसीव्ड दिस मंथ, या प्रायर टू दैट व्हाट आई हैव रिसीव्ड। ओके, उसके अलावा मेरे पास सिलेबस सेटिंग या सिलेबस ओवरव्यू का एक होगा। ओके, उसके बाद सिलेबस ओवरव्यू यानी सिलेबस कितना कवर हुआ है वो होगा। उसके बाद मेरे पास लेसन प्लान होगा, यानी मुझे बेसिकली हर दिन क्या क्या पढ़ाना है उसका डिटेल होगा। तो ये सारा रिकॉर्ड और अटेंडेंस का रिकॉर्ड जो मैं डालूंगा। ओके, आई हैव गॉट अ अपडेशन ओवर हियर, सो अटेंडेंस आई कैन अपडेट इट, whereas over here you have got only one feature which is called as viewing. Okay, so every user will have got its own data, its own respective data that would be made visible in the external case. But in conceptual schema में क्या होगा, ये सारा का सारा डेटा क्या डेटा है। ओके, और उस डेटा यानी उस क्या क्या एंटिटी है, उस एंटिटी में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड आप कंसेप्चुअल स्कीमा में रखोगे। सो बेसिकली कंसेप्चुअल स्कीमा इज नथिंग बट इट होल्ड्स द कंप्लीट ओवरऑल स्कीमा ऑफ योर डेटाबेस। तो बेसिकली ये बताएगा कि इसके अंदर एंटिटी क्या क्या है। तो इट हैज अ स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट बताएगा, उसके बाद फैकल्टी है, और क्या कौन कौन इसके अंदर एंटिटी है। ओके, सो यू नो व्हाट इज एंटिटी, राइट? एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट व्हिच हैज गॉट प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। ओके, सो फैकल्टी हैज अ प्रॉपर्टी, उसका एक प्रॉपर्टी है व्हिच इज इट्स आईडी, नेम। ओके, सो ये सारे चीज हम रखेंगे। उसके अलावा देयर वुड बी एडमिन का रिकॉर्ड होगा। ओके, देन देयर इज एडमिन के अलावा देयर इज लाइब्रेरी का रिकॉर्ड होगा। ओके, सो ये सारा जो आपका एंटिटी का आइडेंटिफिकेशन होगा दैट वुड हैपन एट द कंसेप्चुअल लेवल। सो कंसेप्चुअल स्कीमा जो है इट डील्स विद व्हाट डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, किसका किसका डेटा स्टोर्ड है, क्या क्या डेटा स्टोर्ड है। ओके, सो स्टूडेंट का डेटा स्टोर है, फैकल्टी का डेटा स्टोर है, एडमिन का डेटा स्टोर है, लाइब्रेरी का है। लेकिन अगर एक्सटर्नल व्यू पे जाओगे तो एक्सटर्नल व्यू पे ये पूरा का पूरा डेटा आपको नहीं दिखाया जाएगा, इसमें से सिर्फ जो आपका रेलेवेंट डेटा है वही आपको दिखाया जाएगा। तो कंसेप्चुअल स्कीमा इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग। सो प्लीज नोट डाउन कि कंसेप्चुअल स्कीमा में क्या है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल व्यू में। तो एक्सटर्नल व्यू में क्या मिलता है, यानी एक्सटर्नल स्कीमा में हमें क्या मिलता है? तो एक्सटर्नल स्कीमा में मिलता है हमें इट डिफाइंस, राइट डाउन, द एक्सटर्नल व्यू डिफाइंस, the external view defines or describes the part of the database, the part of the database that is relevant to each user. External view describes or defines the part of the database that is relevant to each user. Second जो level है which is your conceptual schema. This level describes, this level describes what data is stored in database, what data is stored in database, what data is stored in database, and the relationship among and
the relationship among them, and the relationship among them. Okay, and the relationship among them. बुलेट्स बना लो मोटे मोटे तौर पे, क्या क्या इसके अंदर होता है कंसेप्चुअल स्कीमा में, मेक अ बुलेट ऑफ इट. ओके, सो पहला इसके अंदर क्या होता है, एंटिटी होती है, जितनी भी एंटिटी होंगी सारे के सारे एंटिटी का रिकॉर्ड रखा जाएगा इसके अंदर. ओके, सेकंड पॉइंट में all attributes of these entities. First point is the total number of entities. Second is the attributes of these entities. Third point is the relationship among these entities. The relationship among these entities. Fourth point is the constraint on the data. Okay, constraint on the data. And the last part is the security and integrity. Security and integrity. So constraint का मतलब कोई भी उसके ऊपर अगर एक्सेस कंट्रोल करना है, यानी आपको अलाउ करना है किसी को व्यू करने के लिए कि नहीं करने के लिए, कि ये डेटा को आपको हाइड करना है, ये सारा जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है दैट हैपेंस इन द कंसेप्चुअल स्कीमा. ओके, और इंटीग्रिटी का मतलब जैसे कि अगर मान लो एक बैंक का मैं बना रहा हूँ और वो बैंक ये बोलता है कि जैसे भी कि आपका जो अकाउंट का बैलेंस है इट शुड नॉट बी बिलो 5,000, यानी अगर आप HDFC अकाउंट खोलते हो, HDFC में 15,000 का एक लिमिट है. ओके, सो 15,000 के नीचे अगर आपका अकाउंट का लिमिट चला गया, दे वुड स्टार्ट पुटिंग अ फाइन ऑन टू यू. ओके, सो ये सारा जो कंस्ट्रेंट है, यानी ये सारा जो इंटीग्रिटी है, यानी रूल्स रेगुलेशंस है, ये सारा डिफिनेशन जो है कि क्या क्या रूल है. यानी अगर आप एज ए स्टूडेंट होगे तो जनरली अगर आप MIS ओपन करोगे, अगर आपका अटेंडेंस 75 के नीचे होता है तो वो रेड में दिखाता है, राइट. सो दैट इज डिफाइंड इन ड्यूरिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा. ओके, सो कंसेप्चुअल स्कीमा में के टाइम पे हमें क्या क्या डिफाइन करना होता है, हमें डिफाइन करना होता है कि एंटिटी क्या क्या है. सो एंटिटी अगर आप MIS का देख लो तो MIS में एंटिटी क्या क्या है. देयर इज अ एंटिटी कॉल्ड एज स्टूडेंट, there is an entity called as faculty, there is an entity called as principal, there is an entity called as admin, there is an entity called as examination cell, there is an entity called as library, etc. Okay, so these are the entities. सेकेंड पॉइंट है कि उनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया जाता है. सो उनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना मतलब स्टूडेंट का एट्रीब्यूट क्या होगा, उसका आईडी, उसका नेम, उसका अटेंडेंस, उसका रिजल्ट, ओके, उसका एड्रेस, ये सारा उसका रिकॉर्ड उस वहाँ पे रखा जाएगा. फैकल्टी का क्या होगा, फैकल्टी का आईडी, उसका नेम, उसकी सैलरी का डिटेल, उसका सब्जेक्ट व्हाट इज टीचिंग, ओके, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द रिस्पेक्टिव फैकल्टीज. एडमिन के पास क्या जाएगा, एडमिन का आईडी होगा. ओके, एडमिन का नेम होगा. एडमिन के अंदर देयर वुड बी अ सेक्शन कॉल्ड एज फीस का सेक्शन. ओके, सो उसके अंदर पेड फीस, पेंडिंग फीस, ये सारा रिकॉर्ड होगा. ओके, सिमिलरली बुक, यानी बुक जो लाइब्रेरी का है तो उसके अंदर बुक का डिटेल होगा, बुक SSN नंबर होगा, बुक का ऑथर नेम, ये सारा डिटेल उसके अंदर होगा. ओके, सो दैट इज व्हाट डिजाइन्ड एट द कंसेप्चुअल स्कीमा. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. समझ में आ गया कंसेप्चुअल स्कीमा किसको बोलते हैं? Yes. ओके, तो इस लेवल के ऊपर हम सारा का सारा, यानी डेटाबेस के अंदर क्या क्या डेटा स्टोर होगा, बेसिकली अगर एक लाइन में लिखा जाए तो व्हाट डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, दैट इज डिफाइंड इन द कंसेप्चुअल स्कीमा. एंड द नेक्स्ट लेवल इज कॉल्ड एज फिजिकल और इंटरनल स्कीमा. फिजिकल और इंटरनल स्कीमा पे बेसिकली हम ये बताते हैं एक लाइन के अंदर हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड. ओके, डेटा कैसे स्टोर किया जाता है. ओके, सो कैसे स्टोर किया जाता है, इट कैन बी स्टोर्ड इन विच डिस्क, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर किया जाएगा. ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर आपका हुआ है क्या, हैज द डेटा स्ट्रक्चर स्टार्टेड? Yes. तो डेटा स्ट्रक्चर में हैव यू लर्नड अबाउट स्टैक, क्यूज, ये सब पढ़ा है आपने? Yes. ओके, Absolutely. या सो स्टैक चालू हो गया आपका. ओके, गुड. सो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा बेसिकली. ओके, बराबर ना, डेटा स्ट्रक्चर उसी को बोलते हैं जिससे डेटा को रिट्राइव करना आपके लिए आसान हो. ओके, सो स्टैक जो आपका एक स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, डेटा को लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्म में स्टोर करता है. हाउ डू यू स्टोर? Last in first. Last in first out, right? Yeah.
So that is the idea that on that basis it stores data. तो ये सब जो है आपका कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप फॉलो करोगे, तो ये सब डिसाइड होता है आपका फिजिकल लेवल पे. आइदर यू विल बी स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, you will be storing in the form of queues, you will be storing the database in the form of b plus tree. Okay, so ये या ट्री आप आगे जब पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर में तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ b plus tree, b tree, रेड ब्लैक ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, सो ये सब चीज आपको आगे मिलेगी. सो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये डिफाइन किया जाता है फिजिकल स्कीमा पे. ओके, इससे फायदा क्या होता है, जो भी आप स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, यानी अगर आप एसएमएस स्टोर करते हो, एसएमएस देखा है अगर आपने मोबाइल में, एसएमएस किस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है, या आपका ईमेल है वो किस डेटा स्ट्रक्चर पे होता है, कैन यू टेल मी? हैव यू सीन योर ईमेल आईडी, राइट? ईमेल के अंदर जाते हो तो सबसे पहला क्या दिखता है, नया वाला डेटा मिलता है या पुराना वाला डेटा मिलता है? द फर्स्ट लाइन पे, इज इट द न्यू ईमेल और द ओल्ड ईमेल? New email. New email. Email. Every time a new email comes, it always put on the first thing, okay, first line पे. So data structure कौन सा होगा? Will it be stack or queue? Q. Stack. Stack ना, obvious. आप stack of mails डालते जाते हो, बराबर. Same is the case of SMS. SMS अगर आप जब भी देखोगे तो हमेशा आपको नया वाला SMS पहले दिखेगा. So similarly, it depends on your application to application कि यहाँ पे stack use होगा या यहाँ पे queue use होगा या tree use होगा. वेब पेज पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे बेसिकली ट्री यूज होता है. ओके, सिमिलरली डेटाबेस के अंदर ज्यादातर बी प्लस ट्री यूज होता है, बी प्लस ट्री. ओके, बट यू कैन यूज, अगर आपको स्टैक जरूरी है, अगर आप डेटाबेस ऑफ एसएमएस बना रहे हो या डेटाबेस ऑफ ईमेल के लिए अगर आप बना रहे हो, so in that case you can use you can have an option of stack as well. Okay, so आपके ऊपर है आप क्या यूज करना चाहते हो. So basically during the physical schema we define what is the data structure that it will use. Secondly, what will define where the database is actually stored. Okay, so well, it can be stored in the C drive, it can be stored in D drive, it can be stored in E drive, या कोई भी हार्ड डिस्क में कोई भी एक लोकेशन पे कहीं भी उसको स्टोर कर सकते हैं. So that is the only two thing that we, और फाइल ऑर्गेनाइजेशन. फाइल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या ये फाइल एलोकेशन टेबल को फॉलो कर रहा है अगर विंडोज के अंदर है तो, या एनटीएफएस को फॉलो कर रहा है, या अगर मैक के अंदर है तो फिर वो उसका फॉलो कर रहा है. ओके, so file organization उसका क्या है? So only three things that is generally decided during the physical schema. So please make a note of it. Physical schema में क्या होता है? Physical schema, write down about physical schema, or you can also call it as the internal schema. Okay, in this we define how the data is stored. In this we define how the data is stored. In this we define how the data is stored. Full stop. The next point, it covers the following point. It covers the following point. Write down in bullets. The first point is, पहला point क्या होगा? It defines the data structure. It defines the data structure. It defines the data structure of the database. It defines the data structure of the database. Second point, the location where database has to be stored. The location where the database has to be stored. The location where database has to be stored. And the last one, the file organization that it follows. The file organization that it follows. Okay, कितना टाइम हो रहा है? कोई बता सकता है? What is exact time? 10:33. Okay, so we have roughly around 12 minutes. Okay, so I just try to explain it. फटाफट इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. Okay, so लगभग लिख लिया है सबने इसको, मतलब लगभग थोड़ा बहुत समझने के लिए मैंने अभी तक जो कवर किया है, that is all related to the layer of schema. हमने अभी तक डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इंडिपेंडेंस कवर नहीं किया है. Okay,
आप डायग्राम बना लोगे, आप एक्सप्लेनेशन कर पाओगे, लेकिन अगर बाई चांस आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन पूछ लिया, इंडिपेंडेंस पूछ लिया, तो आप नहीं लिख पाओगे कुछ अभी अभी तक तो। ओके, सो आई जस्ट ट्राई टू कवर अप द डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इंडिपेंडेंस पार्ट। सो हर एक लेवल पे क्या क्या हो रहा है वो आपको समझ में आ गया। व्यू लेवल पे आपको सिर्फ उतना ही पार्ट दिखेगा जो आपके काम का है, सबका सब डेटा दे देंगे तो सिक्योरिटी का कंसर्न हो जाएगा। So it will just show the relevant part or the relevant data which is relevant to you. Logical level पे आपको सारे के सारे entities का concept, entity का relationship, उनका attribute, integrity, ये सब कुछ आपको define करना पड़ता है। Physical level पे आपको basically ये define करना पड़ता है कि basically data आपका basically store कैसे है, कहाँ पे है, उसका डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब कुछ आपको फिजिकल लेवल पे डिफाइन करना पड़ता है। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग दिस 3 लेयर स्कीमा? द बेनिफिट इज इट हेल्प्स यू इन अचीविंग द डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इंडिपेंडेंस। सो हाउ, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज, राइट डाउन व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज द हाइडिंग of data, the hiding of data, the hiding of data, full stop, the next point, full stop, the next point. The major purpose of abstraction, the major purpose of abstraction is to provide, the major purpose of abstraction is to provide the data, to provide the data to the user. The major purpose of abstraction is to provide the data to the user that is required by them, that is required by them, that is required by them, and not the complete data, that is required by them and not the complete data. Okay, so basically data abstraction क्या करता है कि जितना पार्ट सिर्फ उसको उसके काम का है, उसके रिलेवेंसी का है, सिर्फ उतना ही डेटा वो देगा। वरना अगर वो सब दे देगा तो क्या हो जाएगा, वो जो यूजर है वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। ओके, सो अगर मान लो ये 3 स्कीमा नहीं होता, ओके, अगर ये 3 स्कीमा नहीं होता, अगर यूजर जो है, ओके, देयर आर n यूजर, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ओके, या यूजर n, और सबको एक्सेस मिल गया डेटाबेस का। ओके, एवरीबॉडी हैज गॉट द एक्सेस टू डेटा, डायरेक्टली मिल गया। ओके, देयर इज नो स्कीमा इन बिटवीन, देयर इज नो लेवल इन बिटवीन। तो क्या होगा? कैन यू अचीव डेटा एब्स्ट्रैक्शन और यू कैन नॉट अचीव द एब्स्ट्रैक्शन? कैन यू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन पार्ट? No. No, No. because every user will have the full access to the database, क्योंकि एक्सटर्नल व्यू वहां पे डिफाइन ही नहीं किया। अगर एक्सटर्नल व्यू जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे, आप डेटा को हाइड नहीं कर पाओगे, बराबर ना? सो दैट इज कॉल्ड एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और ये अचीव करने के लिए आपको 3 लेयर स्कीमा को आपको बनाना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज डेटा इंडिपेंडेंस। सो राइट डाउन अबाउट डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? सो डेटा इंडिपेंडेंस का जो डेफिनेशन है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ चेंजिंग, write down data independence colon and explain about data independence. It can be defined as the capacity of changing, the capacity of changing the schema, the capacity of changing the schema at one level, without affecting without affecting AFFECTING, without affecting the other levels or the other higher levels, without affecting the other higher level. Okay, so basically क्या बोला जा रहा है? डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो रहा है कि अगर मान लो मेरा सी ड्राइव भर गया, बराबर ना? I've got a database, that database stored in C drive.
ओके, आई एम गिविंग अ सिनेरियो। ओके, सी ड्राइव मेरा भर गया है, अब मुझे क्या करना है, इसको उठा के डी में डालना है, बराबर। सो डी में डालने के टाइम पे जब मैं सिर्फ इस डेटाबेस को मूव कर रहा हूँ, आई एम मूविंग द डेटाबेस फ्रॉम सी ड्राइव टू डी ड्राइव। फॉर व्हाइल ट्रांसफरिंग द डेटाबेस, क्या उसका एंटिटी चेंज हो जाएगा? एमआईएस, अगर आपका समझ लो कॉलेज के एक सर्वर के सी ड्राइव में स्टोर था, और वो आप क्योंकि सी ड्राइव में कम जगह है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है डी ड्राइव में। सो आपको क्या लगता है, क्या उसके अंदर स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, या फैकल्टी का रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, या कोई नया एंटिटी आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा या सेम रहेगा? Will it remain same or it will change? Did you understand the scenario? Are you able to hear me out? Yes, sir. Okay, I will just repeat it again. I've got a database. I've got a database. That database is firstly stored in a C drive. उस C ड्राइव से मुझे क्या करना है, डेटाबेस को स्टोर करना है D ड्राइव में, क्योंकि C ड्राइव फुल हो चुका है। So while moving the data from one location to another location, उसके अंदर का जो भी टेबल होगा, क्या वो टेबल के अंदर कोई नया रिकॉर्ड आ जाएगा XYZ करके, या सेम रहेगा? खाली मूव करना मुझे, सेम रहेगा। सेम ही सेम रहेगा, रहेगा। सेम ही रहेगा, बराबर। तो यही जो प्रोसेस है आपका, यही आपको डिफाइन करता है इंडिपेंडेंस का। यानी अगर मैं फिजिकल के अंदर कुछ भी चेंज करता हूँ, फिजिकल के अंदर क्या क्या चेंज कर सकता हूँ? आई कैन चेंज द डेटा स्ट्रक्चर, आई कैन चेंज द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन चेंज द लोकेशन वेयर इट इज बीइंग स्टोर्ड। इन तीनों में से अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, तो उसका कंसेप्चुअल लेवल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंसेप्चुअल लेवल पे जो आपकी एंटिटी थी, जो एट्रीब्यूट था, जो रिलेशनशिप था, ये सारा रिकॉर्ड वो ऐसे का वैसे ही रहेगा। ओके, सिमिलरली अगर मेरा कंसेप्चुअल स्कीमा है, लेट्स अज्यूम कि कॉलेज के अंदर एक नई एंटिटी आ गई, या एक नया ब्रांच खुल गया। ओके, सो नहीं, नया ब्रांच तो ठीक है, वो तो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। एक नई एंटिटी आ गई, जैसे कि लेट्स अज्यूम कि मैनेजमेंट करके एक एंटिटी खुल गई, ताकि मैनेजमेंट के अंदर जो आपका एचआर है, वो उसका वो सबके ऊपर नजर रख सके, ताकि आपके स्टूडेंट को मैनेज कर पाए। ओके, या एक नई कमेटी बन गई जिसका नाम है एंटी रैगिंग कमेटी। ओके, सो एंटी रैगिंग कमेटी इज बेसिकली चेकिंग कि ये सब कॉलेज के अंदर रूल्स रेगुलेशंस या एथिक्स सब बराबर चल रहा है कि। ओके, सो ये अपडेशन जो है, ये जो आप चेंजेस कर रहे हो यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल पे, जो आप एंटिटी ऐड कर रहे हो, उससे क्या आपके व्यू में कुछ फर्क पड़ेगा? आपको तो अभी भी अटेंडेंस दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। Will it there be any difference if you're changing anything on conceptual level? या आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा? एज अ एक्सटर्नल पर्सन, एज अ एक्सटर्नल व्यू, एज अ यूजर, आपके डेटा में कुछ भी चेंज होगा, या इट विल रिमेन सेम? Same. सेम। Okay, so basically what we are trying to say is that this schema is basically helps you in achieving the data independence. Data independence का क्या होता है कि अगर मैं इस लेवल पे, मैं अगर हार्ड डिस्क चेंज करूं, ओके, इस लेवल पे अगर मैं उसका फाइल मैनेजमेंट चेंज करूं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन चेंज करूं, ओके, या इस लेवल पे मैं अगर डेटा स्ट्रक्चर चेंज करूं, तो मुझे ऊपर वाले लेवल में कुछ फर्क नहीं मिलेगा, मेरा डेटाबेस जैसा था वैसे ही रहेगा। या अगर मान लो इस लेवल पे अगर मैं उसका कोई भी एट्रीब्यूट, नया एट्रीब्यूट डिफाइन कर लूं, जैसे मुझे याद आया कि स्टूडेंट में जैसे आधार नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना, या अचानक से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी लास्ट ईयर कि आपको अपना आधार डिटेल और आपका पैन डिटेल एज अ फैकल्टी आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया रेगुलेशन डाल दिया। ओके, सो आई हैव गिवन दैट डिटेल्स। उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने डेटाबेस के अंदर ये रिकॉर्ड तो डाल दिया होगा, मतलब एक जो फैकल्टी वाला जो टेबल है, उस टेबल में उन्होंने मेरा आधार डिटेल डाल दिया होगा, पैन डिटेल डाल दिया होगा। बट एज ए एक्सटर्नल व्यू, मुझे अभी भी आईडी दिख रहा है, मुझे अभी भी नेम दिख रहा है, मुझे अभी भी अटेंडेंस दिख रहा है, सैलरी दिख रहा है, सिलेबस दिख रहा है। आधार और जो पैन है, दैट इज नॉट, मतलब इट इज रेलेवेंट विथ मी, बट दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू मी। अभी मेरे लिए जरूरी नहीं है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मेरे लिए जरूरी क्या है, स्टूडेंट का अटेंडेंस, मेरा सैलरी, कितना सिलेबस कवर हुआ है, लेसन प्लान क्या हुआ है, ये मेरे लिए एज अ जरूरी है। लेकिन वो डेटा तो है आधार, लेकिन वो मेरे व्यू में मेरे कुछ चेंज नहीं करेगा। सो वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू change onto a conceptual schema, it will not have any impact on the external view.
Is the point clear? Is the point clear? So डेटा इंडिपेंडेंस क्या कहता है? डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब कि अगर मैं कहीं पे भी कोई भी स्कीमा पे यानी कोई भी लेवल के पे अगर मैं चेंज करूंगा तो उससे क्या होगा, ऊपर वाले लेवल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेटा इंडिपेंडेंस। सो ये जो इंडिपेंडेंस आप अचीव कर पाते हो, दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ 3 लेयर स्कीमास। ओके, सो आई विल जस्ट टेक द नेक्स्ट स्लाइड, एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ और यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो आई गॉट अ डेटा इंडिपेंडेंस। ये जो डेटा इंडिपेंडेंस है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। ओके, द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज फिजिकल लेवल data independence, and the second category is called as logical level data independence. Okay, I've got 2 categories of data independence. Data independence ko basically I can divide into 2 different categories. The first category is called as a physical level data independence and second one is called as a logical level data independence. Okay, so data independence kya hai? Data independence is nothing but it is the changing of schema, any one schema. Either it can be the physical schema को आप change करना चाहो या आप conceptual schema को change करना चाहो, दोनों में से कोई भी अगर आप schema को change करोगे तो उसके ऊपर वाले level के अंदर कुछ change नहीं मिलेगा। Okay, so that is basically what your actual data independence means. Okay, so मेरे पास 2 schema है। I've got, अगर आप diagram देख पाओगे पिछला वाला, I will just take the diagram. I've got 2 schemas. One is called as a conceptual schema. The second one is called as a data internal schema. तो अगर मैं physical schema पे कुछ भी change करता हूँ तो it will not have any impact on conceptual schema or the external view. ये दोनों पे कुछ भी impact नहीं करेगा। अगर मैं कंसेप्चुअल स्कीमा पे चेंज करता हूं तो इट विल हैव इंपैक्ट ऑन फिजिकल, यानी वो कहां पे स्टोर करना है, क्या करना है, यहाँ पे तो इंपैक्ट करेगा। ओके, यानी अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया और अचानक से समझ लो आपका हार्ड डिस्क भर गया तो मुझे सी से डी में मूव करना ही पड़ेगा। सो नीचे वाले लेवल पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन ऊपर वाले लेवल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, so that is called as data independence. Is the point clear? Yes, sir. Okay, टाइम हो गया है लगभग। हाँ, Yes, हो sir. गया। तो ये पॉइंट को कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और समझने की। ओके, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहता है? डज एनीबॉडी हैज एनी डाउट, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? No, sir. Okay, fine. Thank you guys, thank you so much. You can leave now.